सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो अगले 1 घंटे आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की हर एक खबर बताएंगे, वो भी एकदम अलग अंदाज। जी हाँ, अलग अंदाज ये कि स्टूडियो से बाहर आकर के हम आउटडोर होकर के आप तक हर खबर पहुंचाते हैं। हर एक अपडेट, कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है, कौन सी बड़ी खबरें जिस पर टाइम्स नाउ भारत की नजर बनी रहेगी, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करने वाले हैं राजस्थान के कोटा की खबर के साथ। जी हाँ, जहां पर देश के बड़े बड़े इंजीनियर्स बनकर के निकलते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री से जहां पर इंजीनियर्स बनकर निकलते हैं, उस शहर का हाल अगर आप सुनेंगे अभी फिलहाल क्या है, तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वहां पर सीवर की जो सफाई है वो इंसान भरोसे है। जी हाँ, सीवर साफ करने के लिए मजदूर नीचे उतरे तो उनका सामना मौत से हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र की सीवर लाइन में बड़ा हादसा हो गया। सीवरेज लाइन का काम कर रहे 3 मजदूरों की करीब 25 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। एक एक कर सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। हादसे में एक मजदूर की हालत गंभीर है, जबकि 3 की मौत हो गई। सीवरेज में करीब 25 फीट का गड्ढा है। ये देखेंगे, सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो तथ्य सामने आएंगे। और भी किसी के दबे होने की आशंका वगैरह नहीं, वहाँ भी रेस्क्यू किया सर? रेस्क्यू में एक जने को निकाल लिया सुरक्षित। एक व्यक्ति सुरक्षित निकला है, 3 व्यक्ति मौत हो गई है, इनको भी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ रखा गया है जिसमें। बता दें कि कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के बालिता गांव में राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा सीवरेज की सफाई कराई जा रही थी, जहां कुल 9 मजदूर काम कर रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर सीवर साफ करने के लिए देश में मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। ये मजदूर जब सीवर की सफाई करने के लिए नीचे उतरे तो 3 मजदूरों के दम घुटने से मौत हो गई, जबकि एक की जान किसी तरीके से बचाई जा सकी। और कुछ ऐसे ही मामला राजधानी दिल्ली से भी सामने आया है, जहां पर 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई है। और जिस तरीके से उन बच्चों की मौत हुई है, उससे एक बात तो साफ है कि बच्चे खेल रहे थे, लेकिन माँ बाप की नजर उन बच्चों पर होनी चाहिए थी। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 1 मिनट में। तो दिल्ली में तो इन बच्चों के जो शव थे वो एक बॉक्स में बंद मिले। इससे ये साफ है कि बच्चे बॉक्स में गेम खेल रहे थे, लेकिन उन तक सही वक्त पर मदद नहीं पहुंच पाई और अंजाम आप सभी के सामने है। हालांकि झारखंड के गिरिडीह में बच्चे तक मदद पहुंची। दरअसल डॉक्टर्स ने यहाँ पर एक बच्चे को डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद एक डॉक्टर भगवान बनकर वहां पर पहुंचा और बच्चे को एक नई जिंदगी दी। क्या है पूरी खबर, उस रिपोर्ट में देखिए आप। अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है, मातम पसरा हुआ है। एक बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया, उसमें अचानक जान आ गई। ये चमत्कार गिरिडीह में हुआ है। बिच्छू के डंक मारने से बच्चे की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और उसे मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर और उनकी टीम लगी रही, लगातार बच्चे को सीपीआर देती रही।
आखिरकार बच्चे में जान वापस आ गई और ये सब सीपीआर तकनीक से संभव हो सका है। इस बच्चे का नाम सनू टुडू है। बिच्छू के काटने पर परिजनों से लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पहले उसे वार्ड में भर्ती किया गया और इलाज के दौरान सनू को कार्डियक अरेस्ट हो गया। लेकिन डॉक्टर भी मैंने भरोसा उनको कभी जवाब कर दिया कि नहीं सके, लाख में मेहनत किया, तब मेहनत के हमको बच्चा का अच्छा रखा। बाद में वार्ड में मरीजों को देखने पहुंचे डॉक्टर फजल अहमद की मेहनत से बच्चे की जान बच गई। तो डॉक्टर्स की मेहनत और बेहतर इलाज से बच्चे के अंदर से बिच्छू का जहर निकाल लिया गया। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ और मस्त है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर राजधानी दिल्ली की बात करें तो युवाओं को जहर पिलाया जा रहा है, उसकी लत लगाई जा रही है, क्योंकि नारकोटिक्स विभाग की तरफ से ये बात कही गई है कि जो सबसे खतरनाक ड्रग्स है वो दिल्ली से उसकी खेप पकड़ी गई है। और कॉलेज में किस तरीके से इस ड्रग्स को परोसा जा रहा है आपको भी दिखाते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक के सबसे बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया है। एनसीबी ने एलएसडी के 15,000 पैकेट्स बरामद किए हैं। एनसीबी के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। इस नशीली दवा की कीमत हजारों करोड़ रुपए में है। मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी के लिए डार्कनेट, सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी, कुरियर और इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही एनसीबी ने इस सिंडिकेट से अब तक कुल 15,000 एलएसडी पैकेट और 2.232 किलोग्राम गांजा और 20 लाख रुपए जब्त कर ड्रग मनी वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इससे पहले एनसीबी ने 29 मई को ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी के एक छात्र के पास से बड़ी मात्रा में एलएसडी बरामद किया था, जिसे वो छात्र कश्मीर में रहने वाले एक शख्स को कुरियर करने की कोशिश कर रहा था। इसी पूछताछ के आधार पर अब एनसीबी को देश में अब तक की सबसे बड़ी एलएसडी की खेप पकड़ने की लीड मिली। हमें बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच खटास पड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। जहां 2 दिन से इसको लेकर के मंथन भी किया जा रहा है। बड़ी बैठक के बाद अब ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कहां पर क्या बड़ा बदलाव होगा और वो बदलाव कब होगा। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कहां पर बदले जाएंगे प्रदेश प्रभारी और कहां पर बदले जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी आला कमान एक्शन में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष के संग मैराथन मीटिंग की। 2 दिन चली मंत्रणा और चिंतन के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी देश भर में अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर सकती है। चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बीजेपी विशेष फोकस कर रही है। हालांकि फाइनल नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी बदले जा सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रभारी बदले जा सकते हैं। तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा आज नोएडा में रहेंगे और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करेंगे। इस दौरान सभी नेता एक दूसरे के टिफिन से खाना शेयर कर खाएंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद जनसंपर्क अभियान के तहत ये मीटिंग की जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी जिन राज्य में चुनाव है वहां पर सबसे ज्यादा और सबसे बड़े बदलाव कर सकती है। हालांकि राजस्थान की बात करें तो उस पर बीजेपी का पूरा फोकस है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में वैसे कांग्रेस भी जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पायलट और गहलोत के बीच की अदावत की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाने चाह रहे हैं? क्या है पूरी खबर, बस 1 मिनट में देखिए आप। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के 11 जून को नई पार्टी बनाने की अटकलों के बीच सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस नई पार्टी की खबरों को सिरे से खारिज कर रही है, जबकि बीजेपी चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि न तो पायलट पार्टी छोड़ेंगे और न ही नई पार्टी बनाएंगे। दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं सर 11 जून। मैं आपसे सुन रहा हूं, तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। कांग्रेस कह रही है कि पायलट और गहलोत का विवाद सुलझ गया है।
लेकिन बीजेपी कह रही है कि करप्शन पर यदि पायलट बीजेपी के साथ आते हैं तो पार्टी कदम से कदम मिलाकर चलेगी। हम इस आईटी के घोटाले और जेजेएम में करीबन 15,000 करोड़ के घोटाले के कागज कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने लाऊंगा। तो मैं पायलट साहब से कहूंगा कि हम पदयात्रा उनके साथ करने के लिए तैयार हैं अगर वो राजी हैं। बीते दिनों पायलट और गहलोत के बीच दिल्ली दरबार के दखल के बाद हालात सामान्य होते दिखे थे, लेकिन अटकलें हैं कि पायलट अब भी खुश नहीं हैं और अपनी अलग राह चुन सकते हैं। तो गहलोत और पायलट के बीच चल रही अदावत और खिंचातान तो बीजेपी को चुटकी लेने का मौका दे देती है। वैसे गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार गिनवा रहे मीणा ने तो सचिन पायलट को बीजेपी के साथ चलने तक का नसीहत भी दे दी है। और एक अदावत, एक अंक ही अदावत इसे कहेंगे कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच भी चल रही, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा लग रहा है। और इसी बीच जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह रखने की चाहत रखने वाली शिव रंजना क्या करने वाली हैं आज, वो भी आपको दिखाते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जीवन साथी बनाने की कामना करने वाली शिव रंजनी तिवारी की पदयात्रा जारी है। आज शिव रंजनी चित्रकूट 25 किलोमीटर की पदयात्रा की जाएगी। शिव रंजनी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। से तो असल रूप में जो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, ये कब से ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए करते हैं। और हिंदू राष्ट्र ना पहले था, ना अब है और ना ही कभी बन सकता है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। समाजवादी विधायक का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है और चुनाव के बाद वो शांत हो जाएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। हमने बात बताई जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात वो कर रहे हैं, देश में उसका विरोध होना है, लेकिन इसी देश में जिहाद की फैक्ट्री चलाने की मांग की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि दमोह के एक प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस की शिक्षा देने की बजाय धर्मांतरण की शिक्षा दी जा रही है। हैरानी वाली बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में डीएम का रोल भी संदेह के घेरे में है। ये रिपोर्ट देखिए आप। दमोह के गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि स्कूल में बच्चों को केवल हिजाब नहीं बल्कि धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस खुलासे के बाद से बीजेपी बेहद गुस्से में है। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। दमोह के डीईओ को हटा दिया गया है, वहीं जिलाधिकारी पर भी गाज गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर के बार बार अभी भी उसके बचाव में जो बयान आ रहे हैं वो आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि इस स्कूल संचालक के साथ में कलेक्टर मिल करके ये सारे बयान जारी कर रहे हैं। इस बीच हटाए गए जिला शिक्षा पदाधिकारी पर हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूटा और उन पर स्याही फेंकी गई। मध्य प्रदेश बाल आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि दमोह में हिंदू बच्चियों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी। हिंदू बच्चियों को कुरान की आयत पढ़ाई जाती थी। इस तरह की नमाज पढ़ाई जाती थी। नमाज पढ़वाते थे शुक्रवार वाले दिन, और जो कोई नहीं पढ़ता था तो पिटाई तो गई थी। वो नमाज पढ़वाते थे और लोग और बच्चों से भी पढ़वाते थे। तमाम आरोपों के बीच स्कूल की 3 महिला शिक्षक जो हिंदू से मुसलमान बनी हैं, वो कलेक्ट्रेट पहुंची और बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। दमोह के प्राइवेट स्कूल में धर्मांतरण कराने और बच्चों को जबरन उर्दू अरबी पढ़ाने पर बवाल हो रहा है। वैसे प्रदेश की सियासत में भी खूब हंगामा हो रहा है। जी और वायरल वीडियोस की बात करें तो दिल्ली के मेट्रो का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर 2 लड़कियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और इसके अलावा एक हाथी जो काफी गुस्से में आ गया, क्योंकि उसकी पिक ट्रेंडिंग वीडियोज है। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें 2 लड़कियां मेट्रो के अंदर लड़ाई करती नजर आ रही हैं। इस दौरान लड़ाई करते करते एक लड़की ने तो जूता उतारा, दूसरी लड़की ने पानी की बोतल उठा ली। बीच में कई महिलाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर ये दोनों लड़कियां मानी नहीं और जूतम पैजार पर आ गईं।
ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ट्रेंडिंग है। तस्वीरों में एक शख्स झुलसती गर्मी में काम करता नजर आ रहा है, लेकिन इस पर तपती गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि जनाब ने देसी जुगाड़ अपना लिया है। युवक ने कंधे पर पंखा टांग रखा है और पंखे से जो हवा चल रही है उससे इसे काफी ठंडक मिल रही है। इस वायरल वीडियो ने तो इंटरनेट पर अलग ही लेवल का धमाल मचा रखा है। वीडियो में बीच सड़क पर दो लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें एक पोज दे रहा है और दूसरा वीडियो बना रहा है। लेकिन इसके बाद का जो वीडियो है उसे देखकर आप भी ठहाके लगाने लगेंगे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़की स्केटिंग कर रही है, लेकिन जैसे ही ये लड़की सड़क के किनारे पहुंचती है तब यहाँ बैठे कई डॉगी लड़की को खदेड़ देते हैं। तब लड़की कुत्तों से बचने के लिए यहाँ से दौड़ लगा लेती है। अब यूजर्स इस पर फनी कमेंट्स करने लगे हैं। तो देखा आपने, तस्वीर खींचने पर हाथी राजा को कितना गुस्सा आ गया। गजराज ने फोटो खींचने पर इतना आपा खो दिया कि सूंड से इस लड़की पर ही हमला कर दिया, जिसमें इस लड़की को काफी चोट आई है। हाथी के इस रौद्र रूप को देख आसपास के लोग भी सावधान हो गए। तो ये थी दिल्ली मेट्रो की तस्वीर, जहां पर खूब चप्पल जूते चले और किस तरीके से इन लड़कियों ने गुस्से में अस्त्र शस्त्र सारे कुछ इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल, इधर चंडीगढ़ में नगर निगम की बैठक में जमकर बवाल हो गया। दरअसल बीजेपी और आम आदमी के पार्षद आपस में भिड़ गए। पहले तो ये आरोप लगाया गया कि गाली गलौज दूसरी साइड से किया गया है और उसके बाद शुरू हो गया महासंग्राम। ये बवाल, ये हंगामा, प्रदर्शन, नारेबाजी की तस्वीरें चंडीगढ़ नगर निगम की मीटिंग के दौरान की हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की मासिक बैठक के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बैठक में शहर की सांसद किरण खेर भी पहुंची थी। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद ने आरोप लगाया कि सांसद किरण खेर ने उनकी सीट के पास जाकर उन्हें गाली दी। इसके बाद आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो उधर बीजेपी के पार्षदों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ने प्रधानमंत्री और सांसद को गाली दी है। बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी ने तरुणा मेहता के कांग्रेस में जाने के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर विरोध जताया। चीखम चिल्ली और आरोप प्रत्यारोप के बीच महापौर ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को मार्शल लॉ कहकर निगम हाउस से बाहर कर दिया और उन्हें पूरे दिन के लिए मीटिंग से बर्खास्त कर दिया। बाहर निकले जाने के बाद आप पार्षदों ने निगम हाउस के बाहर मेयर और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। तो चंडीगढ़ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता सदन के भीतर ही भिड़ गए। जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, कपड़े तक खींचे गए। कुल मिलाकर मर्यादा को तार-तार किया गया। और इसके अलावा केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट कर सके। और इसी सिलसिले में आज अरविंद केजरीवाल किस शहर में होंगे, किस नेता से उनकी मुलाकात होगी, ये आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे केजरीवाल आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलेंगे। भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ रहेंगे। दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल अखिलेश से समर्थन मांगेंगे।
खुद अखिलेश भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन रही है। जो सामने आ रही हैं बातें, दिल्ली सरकार लगातार एक चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन रही है। कल क्या बैठक में होगा ये कह पाना मुश्किल है आज, लेकिन कल जब बैठक होगी इसके बाद मैं बता सकता हूँ किन बिंदुओं पे बात होगी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की इंग्लैंड यात्रा को केंद्र से मंजूरी दिलाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि लंबे समय से केंद्र के पास मंजूरी की फाइल पेंडिंग है। वहीं दिल्ली सरकार और सरकार के अधिकारियों के बीच खींचतान बढ़ रही है। आज पिटीशन कमेटी ने अधिकारी आशीष मौर्य को बुलाया है। मंगलवार को एससी कमेटी ने अधिकारी राजशेखर को बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह की कामना कर रही हैं, उनको लेकर के ये बड़ी खबर मिल रही है। आज चित्रकूट से रवाना होंगी शिवरंजनी तिवारी। चित्रकूट से बागेश्वर धाम के लिए वो रवाना होंगी और इस दौरान चित्रकूट संत समाज भी उनके साथ मौजूद रहेगा। संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त कर शिवरंजनी चित्रकूट से अपनी पदयात्रा आगे की तरफ बढ़ाएंगी। तो आज का ये कार्यक्रम रखा है। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चित्रकूट से शिवरंजनी तिवारी आज रवाना होंगी और ऐसे में पदयात्रा उनकी आगे बढ़ेगी। संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त करके वो अपनी पदयात्रा को आगे बढ़ाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां से पदयात्रा निकाली जा रही है। श्वेता, आज जरा बताएं किस तरह की वहां से तस्वीर आप देख पा रही हैं, किस तरह की तैयारी और कितना समय जब ये पदयात्रा वहां से निकलेगी? प्रीति, आपको बता दें कि इस वक्त हम रामघाट के भरत मंदिर में मौजूद हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी। भरत मंदिर ये है रामघाट पर, चित्रकूट के रामघाट पर है। दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत देखरेख इस भरत मंदिर की आती है और यहीं पर पूरा संत समाज मौजूद है, क्योंकि चित्रकूट से जो है अब शिवरंजनी की पदयात्रा, कलश यात्रा जो भी कह लीजिए, या हम जैसा दिखा रहे हैं वर यात्रा, वो जो है वो निकलने वाली है। यहाँ से हम कामतगिरी जाएंगे जिसकी 5 किलोमीटर की पदयात्रा वो करेंगे। उसके बाद भरतकूप के लिए रवाना होंगी। जिस तरीके से शिवरंजनी को संतों का आशीर्वाद मिल रहा है लगातार, चाहे हम संतोषी अखाड़ा की बात करें या हम अभी दिगंबर अखाड़े के महंत से हम बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि वो एक मनोकामना लेके अपनी ये कलश यात्रा निकाल रही हैं और उनको इसमें जो है सफलता मिले, यही कामना करते हैं। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हमारे साथ दिगंबर अखाड़े के महंत भी मौजूद हैं और साथ ही साथ संतोषी अखाड़ा के जो गुरु जी हैं वो भी मौजूद है। यानी 2 अखाड़े, संतोषी अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा के महंत है, पीठाधीश्वर हैं। यानी किस तरीके से शिवरंजनी को यहाँ संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। अब क्या कुछ कहना है इनका, किस तरीके से बेटी को विदा करते हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि हमें लग रहा है हम बेटी को विदा कर रहे हैं। इनसे ही जान लेते हैं। गुरुजी, आप क्या कहेंगे शिवरंजनी की? शिवरंजनी जी की एक कलश यात्रा उनका एक अनुष्ठान है और वो अनुष्ठान जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने उस अनुष्ठान को लिया है, वो उद्देश्य उनका पूरा हो, यही हम सब लोगों का आशीर्वाद है। आप क्या कहेंगे गुरुजी? शिवरंजनी को बेटी की तरह आप लोग भी देख रहे हैं और कलश यात्रा लेके निकली है। हालांकि उद्देश्य तो शिवरंजनी कुछ और बता रही है, लेकिन खबर ये भी है कि उनके मन में कुछ और है। बाबा बागेश्वर को वो किसी और नजरों से देख रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी तपस्या है और ये बिल्कुल श्वेता, तो पल पल का अपडेट हम आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर नजर। अब रेसलर्स को साथ मिला है राकेश टिकैत का, जो कि लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ है। जी हाँ, और इस पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल अपडेट क्या है और कब तक कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, ये सब कुछ इस खबर में देखिए। जंतर मंतर पर भले ही पहलवानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया हो, लेकिन बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबत अब तक खत्म नहीं हुई है। ब्रजभूषण पर लगे आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस अगले 1-2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस रिपोर्ट को दाखिल किया जाएगा। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग रेसलर ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है। ऐसा होने पर पॉक्सो के तहत दर्ज किए गए मामले को बंद किया जा सकता है। पता चला है कि पुलिस ने हर महिला पहलवानों के आरोपों की तह में जाकर जांच की है और कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इस बीच इस मामले पर राजनीति तेज है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बहाने योगी सरकार का घेराव किया है और साफ कहा कि अगर ये किसी और ने किया होता तो ये सरकार अभी तक बुलडोजर चलवा देती। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ने कहा है कि पहलवानों के नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा।
सरकारी नौकरी थी उनको, वे गए हैं उस पर। आंदोलन से पीछे वे नहीं हटे और ये आंदोलन पूरा देश लड़ेगा। जो बच्चियां हैं उसकी चार्जशीट जाए, बच्चियों के बयान होंगे तो उसको सजा निश्चित होगी। तो माना ये जा रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने के बाद से ही ब्रजभूषण की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। जी, और अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। दरअसल अब फर्जी पते पर हथियार लाइसेंस देने के केस में मुख्तार के खिलाफ सुनवाई शुरू होगी। माफिया मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती जारी है। आज मऊ की अदालत में फर्जी पते पर हथियारों का लाइसेंस लेने के केस में सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी ने विधायक रहते हुए 6 हथियारों के लिए लाइसेंस लिए थे, जिनके पते बाद में फर्जी पाए गए थे। इधर मऊ और गाजीपुर में अंसारी परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने वालों का टोटा पड़ गया है। गाजीपुर में जल्द लोकसभा उपचुनाव हो सकते हैं और सवाल उठ रहे हैं कि अंसारी परिवार से अफजाल अंसारी की जगह चुनाव कौन लड़ेगा। इधर प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के फ्लैट बनकर तैयार हैं। 12 जून तक फ्लैट पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद इन्हें लकी ड्रॉ के जरिए जनता को सौंपा जाएगा। 250 वर्ग गज में बने इन 76 फ्लैट्स के लिए करीब 6000 लोगों ने अप्लाई किया है। और अब बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के बारा में देर रात बदमाशों और पुलिस का आमना सामना हो गया और बदमाश इतने बेखौफ कि उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। जी, और उसके बाद क्या हुआ, इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट क्या है, ये आपको दिखाएंगे और कौन किस पर भारी पड़ा ये भी आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें किसी एक्शन फिल्म के शूटिंग की नहीं हैं। वीडियो में देखिए, एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दिख रही है जो गोली की रफ्तार से भाग रही है और पुलिस उसी गाड़ी पर लाठी डंडे बरसा रही है। हाई वोल्टेज ड्रामा का ये वीडियो राजस्थान के बारन से सामने आया है, जहां देर रात एक सफेद स्कॉर्पियो कार में घूम रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दरअसल देर रात नशे की हालत में बदमाश तेज रफ्तार कार लेकर निकले तो मांगरोल नाकाबंदी के पास पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। नशे में धुत बदमाशों ने पहले फिल्मी स्टाइल में पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा, ओवर स्पीडिंग के चलते आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भी कार नहीं रुकी तो पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए और फिर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि फायरिंग के दौरान स्कॉर्पियो का एक टायर पंक्चर हो गया, लेकिन बदमाश फिर भी पंक्चर कार भगाते रहे। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और बारन पुलिस ने बदमाशों को पकड़कर उनकी कार भी जब्त कर ली है। तो 12 में बदमाश शुरुआती तौर पर तो पुलिस पर भारी नजर आए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी पलटवार करते हुए इन सभी बदमाशों को अपने कंट्रोल में कर लिया। और उधर आज से शुरू हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में किसका पड़ रहा है भारी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। इंग्लैंड में ओवल के मैदान पर आज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें कमर कस चुकी हैं। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम 10 साल में किसी आईसीसी ट्रॉफी को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। माना जा रहा है कि रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते दिखेंगे। नंबर 3 पर पुजारा और नंबर 4 पर कोहली खेलते नजर आएंगे। नंबर 5 पर रहाणे को मौका मिल सकता है। नंबर 6 पोजीशन के लिए विकेटकीपर भरत और ईशान किशन में से किसी एक का चुनाव करना होगा और बतौर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका मिल सकता है। नंबर 7 पर जडेजा और नंबर 8 पर अश्विन को मौका मिल सकता है। ओवल की पिच को देखते हुए भारतीय टीम 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। मोहम्मद शमी और सिराज के साथ शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। Oval pitch is such that, as the time goes by, it also assists spinners. So spinners will come into play a little bit. भारतीय गेंदबाजों को कंगारू बल्लेबाज स्मिथ और लाबुशेन से पार पाना होगा। दोनों ही शानदार फॉर्म में हैं और भारत के साथ टेस्ट सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि कैमरन ग्रीन भी ऑस्ट्रेलिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।
तो खबरों से तो आप रूबरू हो चुके हैं और अब बात कर लेते हैं फिटनेस की, यानी कि हमारे स्पेशल सेगमेंट योग सेगमेंट के। अच्छा, खबरों से रूबरू आप हो चुके हैं, अब सेहत बनाने का वक्त आ चुका है और आज जो आसन मैं और योगिनी सोनम आपको बताने वाली हूँ उससे आप रह सकते हैं सुपर फिट। तो जरूर देखें और योग करें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका यादव और मेरे साथ योगिनी सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनम से हम जानेंगे कि आज वो मुझे और आपको क्या नया सिखाने वाली हैं। सोनम, तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब भी आप सो के उठते हैं, हमारे लिए एक नेचुरल है कि हम अंगड़ाई लें, मगर आजकल हम लोग क्या करते हैं, उठते ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो यानी हम एक बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को हम नहीं कर रहे हैं। तो आज हम कुछ योगासन लर्न करेंगे जिसमें आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सीखेंगे। तो हम ये योगासन हम दो तरीके से करेंगे। पहला, जब आप बिगनर हैं। सेकंड, अगर आपको बिगनर से थोड़ा बैलेंसिंग आ जाए, ठीक है। अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना लीजिए, अपने दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए। अब आपको अपने कोर स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए हाथों को सीधा रखना है। धीरे धीरे आप बैठना शुरू करें, एड़ियों को उठा लें और धीरे 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 आप बैठना शुरू करें और बैठ जाए। अगर आपसे बन पाए तो अपने घुटनों को थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। 10 सेकंड ऐसे रुके। अब ठीक इसी तरीके से सांस लेते हुए वापस ऊपर आए, एड़ियों को नीचे रखें और हाथों को सीधा रख लें। यह है बिगनर्स का। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम इसमें रियल वाला आसन करते हैं। अब आपको एक पैर पे बैलेंस बनाना है। अगर आप राइट पे स्ट्रॉन्ग है, आप राइट से शुरू कीजिए। लेफ्ट पैर को उठाइए, धीरे 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 आप अपने पैर को अपने थाइस पे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रखें। यहाँ पे आपका बैलेंस बन जाएगा। जो पैर है सेम हाथ आपको पीछे से अपने उंगली को ऐसे पकड़ना है और राइट हाथ को आप सीधा कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे जाए। आप देखेंगे आपका बैलेंस बनेगा तो आप ज़मीन को छूने की कोशिश करें। इसमें आपको एक्चुअली थोड़ा सा बैलेंस बना के फोकस करके करना पड़ेगा। आप मुझे देख लीजिए। फिर आप दूसरा हाथ को भी धीरे से नीचे रखते हैं। यहाँ से ये आसन काफ़ी आसान हो जाएगा बिकॉज आपके पास दोनों हाथ का सपोर्ट है। अब अपने घुटनों को मोड़ दीजिए और धीरे 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 आप बैठ जाइए। यहाँ तक अगर आपने हमारा साथ दे दिया है, अपने हाथ को पीछे लेकर जाइए, दूसरे हाथ को पीछे लेके जाइए, स्पाइन को सीधा करिए और बैठिए यहाँ पे कम से कम 10 सेकेंड। आप देखेंगे आपके इसके एक एक जॉइंट पे आपको असर पड़ेगा। आप सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे लेकर आए। ठीक उसी तरीके से हम ये आसन अब एग्जिट करेंगे। धीरे 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 अपना घुटना सीधा कीजिए, पैरों का सहारा लें और वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। अपने लेफ्ट पैर को हल्के से ज़मीन पे रख दें। चलिए, अब ये आसन हम लोग दीपिका को थोड़ी मदद करेंगे और आप भी हमारे साथ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आसन कीजिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आप जिस भी पैर पे स्ट्रांग है आप उसको ज़मीन पे रखिए। आपका राइट साइड है, राइट। दूसरे पैर को आप मोड़िए हल्का सा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाएं। आप ऐसे रुको। आप देखोगे ये घुटना ऑटोमेटिकली आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब आप सेम हाथ को पीछे लेकर जाएं, अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करें। देखिए, स्टार्टिंग में आप यहाँ पे रुकें, आप अपना बैलेंस बनाएं। हमेशा स्टेप बाय स्टेप योगासन करें। अब दूसरे हाथ को सीधा कर लें, धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड होना शुरू करें। आओ, वेरी गुड। आइए 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 आइए, धीरे धीरे। जितना घुटने को सीधा रखेंगे बैलेंस उतना बनेगा। दूसरा हाथ भी नीचे लेकर आइए। आप इतने में रहें। देखिए, कोशिश करें कि आप अपना घुटना मोड़ें और बैठने की कोशिश करें। धीरे 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 आओ। यस, बैठना तो एक कला है दीपिका, बचपन से कर रहे हैं। आओ बैठो। आप क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी आप बैलेंस करते हैं आपका। देखिए, ये एक मैं आपको राज बता देती हूँ योगा टीचर्स का। तो जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं, आपका जो ये थंब है ये नहीं उठना चाहिए। ये थंब उठा तो आपका बैलेंस गया। तो यानी आपको पैरों से ग्रिप बनाकर रखना है, तब भी आपका बैलेंस आएगा। चलिए, दूसरा योगासन करते हैं। अब आपने देखा होगा मॉर्निंग में यूजुअली हमारे शोल्डर्स का एरिया काफ़ी स्टिफ हो जाता है, हाथ भी काफ़ी स्टिफ होते हैं। तो इसकी स्टिफनेस हटाने के लिए साथ ही साथ आपकी कमर में भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे आए, अपने दोनों हाथों को सीधा रख दें। लेफ्ट हैंड के शोल्डर को आप ज़मीन पे रख दें। कंफर्टेबल हो तो राइट हाथ को ऊपर करें और कंफर्टेबल हो तो इसको थोड़ा थोड़ा पीछे लेकर जाए, जितना भी आपसे बन पाए। 10 सेकंड 20 सेकंड आप यहाँ रहें और धीरे धीरे सांस लेते हुए आप वापस आ जाए। चलिए, जैसे हम हमेशा ऐसे बोलते हैं, आसन करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आसन को कैसे करते हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए आइए,
तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड से शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको अपने लेफ्ट शोल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा राइट तरफ लेकर जाना है, यानी आपका बॉडी ट्विस्ट होगा यहाँ से। आप पहले यहाँ पे अपना बैलेंस बनाएं, इस हाथ को सीधा कर लें। अगर अब आपको अपना सारा वेट आपके शोल्डर्स पे फील होगा और आपको कमर में भी ट्विस्टिंग आएगा। अब आप अपना दूसरा हाथ सीधा करें और सबसे पहले इसे ऊपर की तरफ खींचें ताकि आपका शोल्डर पीछे की तरफ जाने लगे, ऐसे। तो चलिए मैं आपका हाथ धीरे धीरे पीछे लेके जाने वाली हूँ। आप मुझे बता देना जब आपका मैक्सिमम लिमिट हो जाए। ज़बरदस्ती ना करें, धीरे धीरे आप पीछे लेकर जाए हाथ को। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 सेकेंड रुके सांसों को नॉर्मल रखते हुए। अब आप धीरे धीरे वापस आ जाए। तो चलिए अब हम तीसरा आसन करेंगे। हमें आराम से योगा मैट पे लेट जाना है। ये आसन आपके मॉर्निंग स्टिफनेस को हटाने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपको लोअर बैक पेन होता है, आप उसमें भी ये वाला आसन यूज़ कर सकते हैं। तो यानी एक आसन के मल्टीपल फायदे। आइए, तो आप आराम से लेट जाइए। अब आप अपने राइट पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए। अब आप अपने लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को पकड़े। लेफ्ट पैर आपका सीधा रहना चाहिए। इस पैर को थोड़ा सा उठाएं और अपना बॉडी लेफ्ट तरीके से ट्विस्ट करें। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, कंफर्टेबल हो, और नीचे और नीचे और नीचे, इधर। और अपनी आप नज़र राइट तरफ रखिए और कम से कम 10 सेकेंड इस आसन में रहिए। ठीक है, आप अपने राइट पैर को धीरे 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 नीचे लेकर जाना शुरू करें। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, कंफर्टेबल हो तो इसको हल्के से नीचे दबाएं और आपकी नज़र राइट तरफ बनी रहे और आप कम से कम 10 सेकेंड इस आसन में रुकें। और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप अपने राइट पैर को सीधा कर दीजिए, उसका अंगूठा पकड़िए और पैरों को इस तरह सीधा कर लें और अपनी राइट तरफ देखें। अब धीरे धीरे आप वापस आ जाएं, अपने राइट पैर को सीधा कर लें। इस आसन में थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, हम उसको देखते हैं ताकि आप करेक्ट तरीके से आसन करें। चलिए, आप अपने राइट पैर को मोड़ लें, लेफ्ट हाथ से सपोर्ट करें, राइट हाथ को सीधा कर लें, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना शुरू करें। देखिए, इस आसन को अगर आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका राइट पैर सीधा रहे बिल्कुल, और आपके दोनों कंधे ज़मीन से लगे रहें और आपका हाथ ज़मीन पर हो। रिलैक्स करते हुए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, अप टू 1 मिनट आप आराम से इस आसन में रह सकते हैं। चलिए, अब वापस आ जाइए, कर लें और स्पाइन को सहारा देते हुए आपने उठ के बैठ जाए। आइए, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे मैं भी फ्लेक्सिबल हो रही हूँ। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अगर हमारे साथ हर रोज़ ईमानदारी के साथ योगा कर रहे हैं तो आप भी महसूस करेंगे कि आपका शरीर भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है, आपकी ताकत और ज़्यादा बढ़ रही है। खुद के लिए 5 से 10 मिनट ज़रूर निकालना है। हर इस एपिसोड में आप देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। हर दिन देखते रहें टाइम्स नाउ ऑफ भारत का फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। फिलहाल आज के लिए मेरे और सोनम के साथ इतना ही।